हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेसन कॉमर्स। तो बेटा, जैसे कि हम लोग अपनी अकाउंट्स की क्लासेस तो चला ही रहे थे 11वीं क्लास की। ठीक है, हम लोग ने जर्नल तक कंप्लीट कर लिया था सब कुछ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा बीएसटी की क्लास, बिजनेस स्टडीज। और ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें आपको एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता कुछ आपको। उसमें से आपको 6 मार्कर्स क्वेश्चन 100% मिलेगा मिलेगा बेटा। सीबीएसई की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सीबीएसई की 6 मार्कर्स क्वेश्चन इसमें में से मिलेगा मिलेगा। टॉपिक का नाम है बेटा आज का, खुल जा सिमसिम, ये आया 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 इंश्योरेंस का। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से कि बेटा इसमें से आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। कोई भी टीचर हो, टीचर्स का भी सबसे फेवरेट टॉपिक होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। और वो पूछेंगे ही पूछेंगे, भले वो केस स्टडी बेस में पूछे या हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे 2 प्रिंसिपल पूछ ले। ठीक है, तो आइए आज की हमारी क्लास है, जो हमारी क्लास है बेटा वो इंश्योरेंस टॉपिक पे होने जा रही है। किस पे होने जा रही है बच्चे? इंश्योरेंस टॉपिक पे। आइए पहले एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि बेटा इंश्योरेंस होता क्या है। बेटा इंश्योरेंस ये होता है कि जैसे आप स्कूल में जब जाते हैं, जैसे जो ओन कन्वीनियंस से जाता है, आपने बाहर अपनी स्कूटी पार्क करके रखी हुई है। तो बेटा स्कूटी पार्क करके रखी है, आप तो क्लास में बैठे हैं, वही बार बार देखने तो जाएंगे नहीं। तो आपको डर लगा है कि कहीं चोरी नीचे से कोई स्कूटी नीचे से कोई चोरी तो नहीं कर लेगा। तो बेटा स्कूटी चोरी करने का जो आपके अंदर डर है, आप उसको कैसे कम कर सकते हो? बेटा इंश्योरेंस करवा के आप कम कर सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जाम्पल दिया बेटा, एक आता है लाइफ इंश्योरेंस, आपने सुना होगा, जो बहुत ही ज्यादा आप आपके घर में सुनते होंगे। लाइफ इंश्योरेंस बेटा ऐसा होता है बच्चे, आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है। आप कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी को देते रहते हैं, और अगर आपको कुछ हो गया इन केस, तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा दे देंगे। और अगर आप जिंदा रह गए तब तक भगवान की दया से, तो आपको ही वो पैसा मिलेगा। तो उसमें कोई लॉस तो होता नहीं है। ठीक है, तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, भले आपके घर वालों को मिले भले ही आपको मिले, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपकी इंश्योरेंस वो स्कूटर वाली मैंने बताई आपको, तो सर आप तो कह रहे हो कि आपको मिलेगा या आपके घर वालों को मिलेगा, तो क्या स्कूटर अगर चोरी, जैसे 1 साल का मैंने इंश्योरेंस करवा लिया और स्कूटी में कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? तो बेटा फिर वो आपको पैसा वापस नहीं मिलता, फिर वो पैसा आपका चला जाता है। ठीक है, अब और एग्जाम्पल देता हूं। आपका गोडाउन, आपने सुना होगा गोदाम जिसको कहते हैं, गोडाउन वेयर हाउस, उसमें आपका स्टॉक पड़ा रहता है। अब जब आपका स्टॉक रखा रहता है वहां पे, तो बेटा स्टॉक में दिक्कत क्या आती है कि कल को रात में तो आप अपने घर पे आके सो गए, वहां पे आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए भी आप क्या करवा लेते हैं बेटा? इंश्योरेंस। मतलब अपने आप को सेफ हैंड रखने के लिए आप उस चीज का क्या करवा लेते हैं बेटा? इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इंश्योरेंस एक सिंपल आपका रिस्क को कम कर देता है, रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता कि अब होगा ही नहीं। रिस्क को बस आपको क्या करते हैं बेटा? थोड़ा सा कम कर देता है। जहां आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा होगा, वहां आपको कुछ इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी और आपके लॉस को थोड़ा सा कम कर देगी। जैसे मैंने आपकी स्कूटी चोरी हो गई, लाख रुपए की स्कूटी थी, अब आपकी वैल्यू निकाली गई उस दिन जिस दिन आपकी चोरी हुई, निकली 40,000, तो आपको 40,000 पैसा इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा दे देंगे। अब आपको लग रहा होगा इंश्योरेंस कंपनी वाले पागल हैं, ऐसे तो सबकी चोरी होती है, क्या सबको पैसा ही देते फिरेंगे? तो बेटा आप ये सोचो ना कि सबने उसको पैसा दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने, सबने इंश्योरेंस करवाया, इतने लार्ज नंबर पे उन्होंने इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, तो क्या एक ही दिन पे सबकी स्कूटी चोरी हो जाएगी? नहीं। तो बेटा जिसकी चोरी होगी सिर्फ उसी को तो पैसा बेटा मिलेगा आपको। बात क्लियर हो रही है आपकी? बात क्लियर हो रही है बच्चे? तो कहने का मतलब है कि एक अनसर्टेन इवेंट, लॉस एक को हुआ लेकिन कंट्रीब्यूट उसमें सब करते हैं, और जिसको लॉस होता है वो सब उसको पैसा दे दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? आइए रीडिंग करते हैं। अब आपके मन में और कोई क्वेश्चन होगा तो आगे और हम लेते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। Insurance is a device by which the loss likely to be caused by an uncertain event is spread over a large number of persons who are exposed to that risk and to prepare to insure themselves against such an event। कहने का वही मतलब है जो अभी मैंने हिंदी में बताया था। आइए हिंदी में करते हैं। इंश्योरेंस एक डिवाइस है, एक तरीका है जिससे आपके कॉज जो लॉस होने जा रहा है, हो सकता है आपको अनसर्टेन इवेंट, आग लग जाने की वजह से, चोरी कर जाने की वजह से, उसको हम स्प्रेड कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ पर्संस पे, जिनको लगता है कि वो नुकसान उनके साथ भी, वो लॉस उनके साथ भी हो सकता है, और वो भी उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। और एक्चुअल में जिसको लॉस हुआ होता है बच्चे, उसमें क्या कर देते हैं बेटा? वो आपको उसको पैसा उसमें से निकाल के दे दिया जाता है।
अब देखो क्या लिखा है, इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, एक बेटा एग्रीमेंट है किसके बीच में, अंडर विच वन पार्टी, जब विच वन पार्टी में ले लेता हूं अगम, यहाँ पे जो एक पार्टी है वो अगम, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, मैं कुछ पैसे उसको दूंगा। जैसे अभी आप स्कूटी का इंश्योरेंस करवाने जाएं तो 1200 रुपए का सपोज हो रहा है, मतलब 700-800 रुपए के स्टार्ट हो गए 1200 रुपए तक का, सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूं कि 1200 रुपए का मैंने इंश्योरेंस हो रहा है, तो मैंने उसको एक कंसिडरेशन के बदले में 1200 रुपए दे दिए। एग्रीज टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, मैंने एग्री कर दिया कि इतने पैसे मैं दूंगा। अनदर पार्टी यहाँ पे कौन सी हुई बेटा, इंश्योरेंस कंपनी, जिसको पैसा मैं दे रहा हूं। इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड लॉस, अगर लॉस हुआ या डैमेज हुआ या इंजरी हुई अकर्स टू समथिंग ऑफ वैल्यू इन विच द इंश्योर्ड हैज अ पेक्यूनरी इंटरेस्ट। पेक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब कि उसका उसमें इंटरेस्ट है, मतलब अगर वो चीज का नुकसान हो गया तो उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। और अनसर्टेन इवेंट है, कोई जानबूझ के डेलिबरेटली नहीं करता बेटा, अनसर्टेन इवेंट है, हो गया तो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, नहीं हुआ तो आपके ये 1200 रुपए बेकार हो गए। लेकिन 1200 के बदले में आप 40,000 की सेफ्टी भी तो ले रहे हो, इसीलिए लोग इंश्योरेंस करवा लेता है बच्चे। दिस एग्रीमेंट इज जनरली पुट इनटू राइटिंग, ये किसमें बेटा, राइटिंग में होता है हमेशा, कभी भी ओरल नहीं होता। एंड दिस रिटन डॉक्यूमेंट इज नोन एज पॉलिसी, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉलिसी। द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड, यहाँ पे अगम जो है बेटा वो इंश्योर्ड है, उसने अपने आप को इंश्योर्ड करवा लिया है। वेयर एज अ फर्म ऑफ पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क, जिसने रिस्क लेने को तैयार हुआ, वो कौन होती है बेटा, इंश्योरर या एश्योरेंस अंडरराइटर। तो इसमें तीन चीजें हमने पढ़ी, टर्म पॉलिसी जो एग्रीमेंट होता है हमारा, एक होता है इंश्योर्ड जिसने अपने आप को इंश्योर्ड करवाया, यहाँ पे मैं था जिसने इंश्योरेंस लिया है, और जिससे करवाया है वो क्या है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी, उसको हम कहते हैं बेटा इंश्योरर। इंश्योर्ड यहाँ पे कौन था, अगम। क्लियर होगी बात बच्चे। अब ये तो आपका मीनिंग समझ में आ गया, आपको क्या क्या वर्ड होते हैं और कैसे मीनिंग होता है। अब आता है बेटा, इसमें आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आइए पढ़ते क्या लिखा है, अटमोस्ट गुड फेथ। फेथ का मतलब बेटा भरोसा, ट्रस्ट। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब बेटा ये होता है, यहां पे आपको इंश्योरर और ना ही इंश्योर्ड कोई बात छुपाएगा नहीं किसी से। अगर आपने बात छुपाई तो आपका जो ये पॉलिसी है बेटा वो पूरी कैंसिल हो जाएगी, मतलब नल एंड वॉइड हो जाएगी, फिर उस पॉलिसी का कोई मतलब नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सारा कुछ हो गया, इंश्योरेंस होने वाला था, हेल्थ इंश्योरेंस में करवा रहा था, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस में करवा रहा था, आखिरी मेरे को बस साइन करना था, मैंने बता दिया अभी ना मेरे ना कैंसर है, सन्नाटा छा गया वहां पे। जब वहां पे सन्नाटा छा गया कि कैंसर है, तो बेटा अब तो वो कहेंगे अब मैं आपके साथ इंश्योरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि पता चले आप इंश्योरेंस आज करवाओ कल मर जाओ, तो अब क्या हो जाएगा, दिक्कत नहीं हो जाएगी आपके लिए। तो ऐसे आप उसको बता दो कि भाई हाँ ऐसे ऐसे मेरे को कैंसर है अभी, अब मेरे को नहीं पता मैं कितना टाइम जीऊंगा क्या नहीं होगा, अब फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसी को हो सकता है चेंज कर दे, लेकिन आपको उनसे कोई बात छुपानी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। अगर आपने उनसे कोई बात छुपाई और उनको बाद में पता चल गया तो वो नल एंड वॉइड कर देंगे। ऐसे ही इंश्योर्ड या इंश्योर का तो मैंने बता दिया, ऐसे ही इंश्योरर भी आपके साथ कोई भी बात नहीं छुपाएगा। पॉलिसी कह दिया आपको मरने पे 10 लाख मिलेगा, पता चले आप मर गए, नहीं नहीं 7 लाख में मिलेगा खाली, तो ये बात भी गलत है। अटमोस्ट गुड फेथ समझ में आ गया। अब आइए रीडिंग करते क्या लिखा है। Insurance is a contract of Ibrahim Fidai, which means a contract based on utmost good faith. Both the insurer and the insured are expected to act honestly. Honestly से create act करना है, and disclose all the relevant information to each other. Particularly, it is the duty of the insured to voluntarily make full and accurate disclosure of all the material facts. अब material fact अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। Relating to the risk being proposed, similarly, the insurer must clearly disclose the terms and conditions of the insurance contract. अब material fact क्या होता है? Material fact is a fact which is likely to influence the mind of the prudent insurer, जिसकी वजह से prudent insurer का दिमाग एकदम से पलट जाए, वो हो जाता है material fact. While deciding whether to accept the proposal for insurance or by deciding the rate of प्रीमियम, अब आपके साथ इंश्योरेंस करना भी है या नहीं करना, या जो प्रीमियम का अमाउंट आप जो महीने महीने हमको कुछ दोगे कंसिडरेशन में, क्या वो भी चेंज होगा या नहीं होगा। तो ऐसी अगर कोई बात जिसकी वजह से आपको फर्क आ सकता है बेटा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, वो बात आपको छुपानी बिल्कुल भी उनसे नहीं है। अगर आपने छुपाई और उनको पता चला तो बेटा वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर होगी बात बेटा, ठीक है। अब आइए अगला समझते क्या लिखा है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
The insured must have an insurable interest in subject matter of insurable. Insurable interest basically means a pecuniary or financial interest in the subject matter of the insurance contract. आपको देखना है जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं क्या उसमें आपका सब्जेक्ट मैटर है या नहीं, मतलब उसके जाने से आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कितना है. In simple words, the person taking insurance should stand to suffer financial loss if the insured subject matter is damaged, destroyed or lost. अगर उसमें कोई नुकसान हो गया तो आपको बहुत ही भारी नुकसान होने वाला है. This is why we say that it is not really the house, ship or machinery or even life itself which is insured, that is the pecuniary interest of the insured in the subject matter which is इंश्योर्ड. आप मशीनी का इंश्योरेंस नहीं कराते, आप उसकी वजह से जो लॉस होने जा रहा है जिसमें आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आप उसको इंश्योरेंस करवाते हैं. बेटा क्लियर होगी बात बच्चे? ठीक है. अब आता है इंडेमनिटी. इंडेमनिटी का मतलब बेटा ये होता है बच्चे, आप सपोज यहां खड़े थे, यहां पे अच्छी खासी मजे ले रहे थे, यहां पे आपको हुआ नुकसान और आप पीछे आ गए यहां पे, ये आपकी पास थी और नुकसान होने के बाद प्रेजेंट में आप यहां पे आ गए. अब आपको इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया. अब इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ इतना कर सकती है, हो सकता है वो यहां से यहां तक ना पहुंचाए, लेकिन हो सकता है वो यहां से यहां तक पहुंचा दे. तो अब आपको लॉस कितना कम हो गया, इतना ही तो आपको लॉस हुआ. यही होता है इंडेमनिटी का काम, कि आपको उस सिचुएशन तक पहुंचाना जहां पे आप पहले थे. इंडेमनिटी मींस कंपेंसेशन फॉर ऑल द एक्चुअल लॉस सफर्ड. अब वो आपको पैसा देगी जो आपको लॉस हुआ है. According to this principle, the insurer undertakes to place the insured after the occurrence of the event in substantially the same financial position which the insurer occupied immediately before the loss. लॉस से पहले आप कहां थे और लॉस के बाद कहां आ गए, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरी करके दे दे. In other words, insurance is meant to compensate the insured for the loss and not to allow the insured to make a profit from the loss. आप उसे प्रॉफिट नहीं कमा सकते. सब एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है इसमें. सपोज अ मशीन सफर्स एन एक्चुअल लॉस ऑफ 5 लाख. कितने का लॉस हुआ बेटा? 5 लाख का. इंश्योर्ड कैन नॉट सिंपली क्लेम ऑफ 10 लाख एंड मेक अ प्रॉफिट मियरली बिकॉज द मशीनरी वॉज इंश्योर्ड फॉर अ हायर अमाउंट. आपने इंश्योरेंस तो 10 लाख का लिया था, लेकिन लॉस आपको हुआ है 5 लाख का, तो आपको 10 लाख नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 5 ही लाख. जितना आपको नुकसान हुआ है सिर्फ उतना ही पैसा आपको मिलेगा बच्चे. The basic principle is that compensation should correspond to the actual financial loss subject to the terms and condition of the policy. क्लियर होगी बात? अब लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये फायर, मरीन, बाकी सब में तो अप्लाई होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ये अप्लाई नहीं होता. इंडेमनिटी मतलब ये है अगर लॉस हुआ तब तो आपको पैसा मिलेगा. आग लगी, चोरी हुई, आपकी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तब तो आपको पैसा मिलेगा 110%. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस तभी आपको सिर्फ पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. आपने साल भर का इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, आप साल भर एडमिट नहीं हुए तो वो पैसा आपका बेकार हो गया. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता. लाइफ इंश्योरेंस में ये कहा जाता है बच्चे कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, भले आपको नुकसान हुआ हो या आप जिंदा हो या आपको मर गए हो. जिंदा हुए तो आपको मिलेगा, मर गए तो आपके घर वालों को मिलेगा, लेकिन 110% मिलेगा. क्लियर होगी बात? दिस द रीजन दैट ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड प्रीमाइसली इन टर्म्स ऑफ मनी. आप ह्यूमन लाइफ को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्लियर होगी बात? अब आता है प्रॉक्सिमेट कॉज. एग्जाम्पल देता हूं मैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है. आप फ्लाइट में बैठे थे, फ्लाइट का आपने इंश्योरेंस कराया कि इंश्योरेंस हुआ कि अगर फ्लाइट कंपनी की वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ उड़ते हुए या बैठे बैठे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी. लाइक क्रैश हो गया या सब कुछ खराबी आ गई और एकदम से कुछ हो गया, आपको फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा. और अगर आपको कोई क्रैश वैश हो गया, मिल गया, तो आपके घर वालों को आपको पूरा पैसा मिलेगा. लेकिन क्या रीजन क्या है? अगर फ्लाइट कंपनी की वजह से या फ्लाइट की गड़बड़ी की वजह से कुछ होता है, आप अच्छे खासे जा रहे थे, आपको फ्लाइट में बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया और आप वहीं मर गए, तो क्या आपको पैसा देगी कंपनी? फ्लाइट कंपनी वाले आपको पैसा देंगे? भाई नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई ये उनकी गलती की वजह से थोड़ी ना आपको अटैक आया. ये तो आपकी अनसर्टेन इवेंट था, आपको अटैक आ गया, आप मर गए, बाकी सब लोगों को तो कुछ नहीं हुआ. तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉक्सिमेट कॉज बेटा वो नहीं था जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था. इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अब आपको पैसा नहीं देगी. आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा
नहीं देगी। Sometimes a loss may occur because of two or more causes. In such a situation, we need to identify the direct, dominant, and most effective cause of the loss. This is known as the proximate cause. हमको पता करना पड़ेगा कि जिस कॉज की वजह से जो भी आपको नुकसान हुआ है उसका कॉज क्या है। अगर वो कॉज तो कॉन्टैक्ट में लिखा है फिर तो होगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। आपने ओएमजी देखी होगी बेटा, वो कहता नहीं आपको नुकसान हो गया तो कहते हैं देखो लिखा है एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कुछ भी होगा तो हम आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लेकिन फिर वो केस कर देता है और वो केस जीत जाता है। The proximate cause is the cause which is natural and effective consequence leading to the loss. For example, suppose the insured property catches fire and is damaged. The fire may be caused the direct and effective cause of the loss depending on the circumstances and policy coverage. ठीक है। अब आता है सबरोगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबरोगेशन का मतलब ये होता है जैसे आपकी कार थी, चोरी हो गई 1 महीने बाद, तो आप ढूंढी ढूंढी पुलिस वालों ने चोरी हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपको 7 लाख रुपए दे दिए, जाओ ले लो जाके, और 15 दिन बाद वो गाड़ी मिल गई। अब क्या गाड़ी भी आपकी, 7 लाख भी आपके? नहीं। अब आपको ये गाड़ी आपकी नहीं होगी, ये हो गई इंश्योरेंस कंपनी वालों की। तो अगर आपने एक बार उनसे पैसा ले लिया तो आप दोबारा उसी चीज का दोबारा से क्लेम नहीं कर सकते। इसका मतलब वो आपके घर के अंदर, आपके शूज के अंदर वो घुस चुके हैं, अब आप उस पर दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? तो सबलोकेशन बेसिकली मींस आफ्टर द इंश्योरेंस हैज सेटल्ड द क्लेम ऑफ द इंश्योर्ड, द इंश्योरर गेट्स द राइट टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड। अब आपकी जगह इंश्योरेंस कंपनी खड़ी होगी विद रिस्पेक्ट टू द इंश्योर्ड राइट्स ऑफ द रिकवरी फ्रॉम अल्टरनेटिव कॉज और फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिस्पांसिबल फॉर द लॉस। अब वो 7 लाख की कार मिल गई, वो 10 लाख में बेचे, आपको उससे कोई मतलब नहीं, 3 लाख इंश्योरेंस कंपनी वालों के हो गए। In other words, the insurer steps into the shoes of insured. For example, suppose the property of the insurer is damaged because the wrongful act of the third party. The insurance company compensates the insured for the loss. After making the payment, the insurer can exercise the event rights of the insured to recover the amount from the person responsible for the loss to the extent permitted by law. इसका एग्जाम्पल मैं सिंपल सा देता हूँ। आपके घर में आग लगी थी, आपने पैसा वैसा ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से, बाद में पता चला आपके पड़ोसी ने आग लगाई, आपने पड़ोसी से भी पैसा ऐंठ लिया। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने पड़ोसी से पैसा लिया तो फिर तो आपको उसको वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर कौन ही पागल होगा जो इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा मैंने पड़ोसी से पैसा लिया, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा ये होता है आपने 4 कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है और आपको हो गया नुकसान 10 लाख का, तो क्या हर कंपनी 10-10 लाख में देगी? लॉस हुआ 10 लाख का? नहीं। अब आपको ये चारों कंपनियां मिलके 10 लाख रुपए देंगी बेटा, अलग अलग कंपनी नहीं देगी, चारों कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगी और फिर आपको वो पैसा देंगी। इसको हम कहते हैं बेटा डबल इंश्योरेंस, जब आप एक ही चीज का 4 जगह से इंश्योरेंस करवा लें या एक से ज्यादा जगह से आप इंश्योरेंस करवा लें। कॉन्ट्रीब्यूशन बिकम्स, हाईलाइट ले लेता हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन बिकम्स पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, दैट इज वेयर द सेम प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विद मोर देन one insurer. Suppose the same property is insured with 2 insurance companies and their loss occurs. The insured, they cannot recover more than the actual amount of loss. If the insured has policies with different insurer, those insurers may have to share the loss between themselves in proportion of the amount of the which insurance is liable. अब वो 4 कंपनी 10 लाख कैसे बांटेंगी वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस हिसाब से उनका प्रीमियम का अमाउंट उनको मिल रहा होगा। जिसको प्रीमियम अमाउंट ज्यादा मिल रहा होगा वो ज्यादा लॉस लेगा, तो ज्यादा लॉस लेगी, अदरवाइज वो बाकी जिसको कम प्रीमियम मिल रहा होगा वो कम लॉस बियर करेगी। For example, suppose a property is insured for 6 lakh with insurer A and 4 lakh with insurer B. The total insurance is 10 lakh. If the actual loss is 5 lakh, the insurer cannot recover 10 lakh simply because the total amount is insured 10 lakh. नुकसान हुआ है 5 लाख का. The maximum recovery subject to the policy is the actual loss of 5 lakh and the insurers will contribute proportionately. आपको नुकसान हुआ है 5 लाख का और 5 लाख इंश्योरर A और इंश्योरर B मिलके आपको पैसा देंगे। क्लियर होगी बात? कोई डाउट? मिटिगेशन ऑफ लॉस, आप ऊपर से देख रहे हैं कि आपकी स्कूटी में कोई लगा पड़ा है चाबी घोसने में, भाई चोरी करने में लगा, अरे यार होने दो यार, होने दो चोरी होने दो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हुआ, मैं तो चांद की नींद सोऊंगा भाई। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी पैसा, अरे पुरानी हो गई यार, जाने दो यार, क्या ही जा रहा है। नहीं, आपके वहां आग लग गई, आप कह रहे हो अरे आग लगने तो आपके बाद इंश्योरेंस कंपनी को है, अरे नहीं, आपको ये नहीं करना है। मिटिगेशन ऑफ लॉस ये कहता है कि आपको लॉस होने से थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, आपको लापरवाही नहीं करनी है। Thus, principle says that it is the duty of the insured to take all the reasonable steps to minimize the loss or damage to the insured property. The existence of an insurance policy does not mean that the insured can become careless. आपको careless नहीं बनना. For example, suppose goods stored in a warehouse catches fire. The owner cannot simply say, "अरे the goods are insured, so let them buy."
The owner should make reasonable effort to save the goods, call the fire brigade, and take practical steps to prevent the further damage. The insured is expected to behave like a prudent person and take reasonable care of his insured property. If the insured liability or negativity fails to take reasonable steps to minimize the loss, the insurance company may claim may be affected. अब साफ साफ पता चल गया, पता चले पास में वो लगा हुआ था कैमरा, और कैमरे की रिकॉर्डिंग में आई, आप तो बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, फिर आपको लॉस होने में, आपको क्लेम करने में दिक्कत आएगी। क्लियर होगी बेटा बात? ये थे आपके सारे प्रिंसिपल्स और मीनिंग। आइए एक फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। बहुत हमने फाइनल रिवीजन भी आपके लिए बना रखा है। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब बेटा डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, कोई भी बात आपको छुपानी नहीं है, ऐसी बात जिसकी वजह से आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क आ जाए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या था, देयर मस्ट बी अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। प्रैक्टिकली आप बहुत हाई वर्ड हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे याद कर लीजिएगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इंडemnity में कहा था कि कंपनसेशन आपको मिलेगा ही अगर लॉस होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट उससे नहीं कमाएंगे। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, जो कॉज आपका हुआ है वही डायरेक्ट कॉज होना चाहिए, अदरवाइज आपको पैसा नहीं मिलेगा। सबलोकेशन में इंश्योरेंस स्टेप्स इज द शूज ऑफ द इंश्योर्ड, अगर एक बार आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले चुके हैं तो दोबारा आप उससे पैसा नहीं लेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या था कि अगर लॉस हुआ है तो सारे इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस हैं सारे मिलके आपको पैसा देंगे, अलग अलग आपको पैसा नहीं मिलेगा। मिटिगेशन में आपसे ये कहा था इंश्योर मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस, और आपको लॉस कम करना पड़ेगा। आपको लॉस को, आपको ये नहीं करना है, केयरलेस नहीं बनना है कि लॉस हो रहा है तो होने दीजिए। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई डाउट? तो आपका ये बेटा टॉपिक खत्म हुआ बेटा इंश्योरेंस का, और साथ ही में हमने सीखा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से समझ में बेटा आया होगा। इसको आप बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस टॉपिक को, और इस चैनल को आप फॉलो जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको ऐसे टॉपिक्स बीएसटी के अकाउंट्स के सब आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले टाटा बाय बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आगम इज ऑलवेज देयर विद यू। ओके, बाय बाय, टाटा।